नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसे रोग के विषय के बारे में आपको बताएंगे जिसको लेकर अक्सर बहुत सारी भ्रांतियां भी रहती हैं और बहुत परेशानीदायक ये रोग भी होता है। लेकिन कुछ रोग इस तरीके के होते हैं, यदि हम उन्हें शुरुआती दौर में उसकी रोकथाम कर दें या उसकी जांच करके लापरवाही ना दिखाएं और जल्द से जल्द उसका उपचार करें तो यकीनन वो रोग खत्म हो जाता है। लेकिन जब उस रोग के बारे में हमें पता भी नहीं होता या हम लापरवाही करते हैं, किसी प्रकार की चूक करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो नासूर तक बन जाते हैं। ऐसे ही इन विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, ताकि आपको जो भी नुस्खे बताए जाएं, जो सावधानी, जो परहेज़ बताया जाए, उनको आप लिख ज़रूर लें, ताकि आपके जहन में उम्र भर वो तमाम चीज़ें बनी रहें। चलिए शुरू करते हैं इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं सिंग्रहणी रोग के बारे में। अक्सर इससे परेशान रोगी इतना ज़्यादा त्रस्त हो जाता है कि उसको किसी भी प्रकार की सुध नहीं रहती है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि ये सिंग्रहणी रोग आखिर होता क्या है। देखिए, सिंग्रहणी रोग उसको बोलते हैं कि आपने कुछ भी खाया पिया तो फट आपको लेटरिन जाना पड़ेगा। बिल्कुल। यानी वो पेट में रुकता ही नहीं है, पेट में पचता नहीं है। जैसे ऊपर से डाला ऐसे गुदा के रास्ते बाहर निकाल दिया। इस रोग को हम सिंग्रहणी बोलते हैं। और जिस रोगी को सिंग्रहणी रोग हो जाता है उसका जीना एक किस्म का नर्क हो जाता है। यदि पानी भी पी लिया तो भी उसको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ भी खा लिया तो फटाफट भागना पड़ेगा, यदि थोड़ी सी लापरवाही की तो कपड़े भी खराब। ये सिंग्रहणी रोग है और ये रोग होता है लीवर की खराबी से। लीवर ख़राब होता है मैदे की चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से, बासी खाने से, बेटाइम में खाने से, बेटाइम में सोने से, बेटाइम में उठने से लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका बुरा असर पड़ता है। जब लीवर के ऊपर चिकनाहट जम जाए या लीवर फैटी हो जाए और उसको सिंग्रहणी बड़ी जल्दी से होती है। और सिंग्रहणी में यदि किसी का पानी जल्दी ख़त्म हो गया तो मृत्यु भी हो जाती है। और आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में सिंग्रहणी का इलाज बिल्कुल नहीं है। परंतु आज मैं टीवी के माध्यम से जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो 3 दिन में आप ये भूल जाएंगे कि मैं सिंग्रहणी का कभी रोगी था। परंतु दवाई आपको कम से कम 2 महीने लगातार खानी पड़ेगी। सिंग्रहणी के रोगी के लिए जो उपचार मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुने, समझें, लिख करके रखें और जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे बनाएं। तो ये आपने नुस्खा जो है हर 4 घंटे बाद 1 चाय वाला चम्मच लेना है और इसमें गाय के दूध की या बकरी के दूध की लस्सी चाहिए, उसके साथ लेना है। इसको पानी से या दूध से नहीं लेना। तो इसमें है सौंठ, काली मिर्च, पीपल, तेज पत्तर, काला जीरा और काला नमक। यदि एक सिंग्रहणी वाला तो उसके लिए
इसको 5 ग्राम काली मिर्च, 5 ग्राम सौंठ, 5 ग्राम पीपल, 5 ग्राम तेज पत्तर और 25 ग्राम इसमें काला जीरा, जीरे को भून के पीसना है और 1 किलो इसके अंदर काला नमक मिलाना है। अब ये सारी चीज़ें कूट के पीस के जितनी बारीक करेंगे उतना ही अच्छा लाभ होगा। और इसको किसी भी ऐसे डब्बे में रखें जिसमें नमीदार हवा न जाए। यदि नमीदार हवा जाएगी तो इसका पानी बन जाएगा। नमीदार हवा नहीं जाएगी तो बिल्कुल मुलायम रहेगा और खुश्क रहेगा। अब इसमें से चाय वाला 1 चम्मच लिया, यानी समझो कि 5 ग्राम के लगभग, और 1 कप गाय के दूध की लस्सी के साथ, चाहे इसका फक्का मार के ऊपर से लस्सी पिए, चाहे लस्सी में घोल के इसको पी लें। तो एक ही खुराक से जैसे नदी में बांध लगाते हैं ऐसे बांध लगना शुरू हो जाएगा। दूसरी खुराक 4 घंटे बाद लेनी। 3 खुराकें 4-4 घंटे के फासले से लेते हैं। यानी जैसे सुबह आपने 6 बजे पहली खुराक ले ली तो दूसरी खुराक लेनी आपने जाके 10 बजे और तीसरी खुराक लेनी आपने जाके 2 बजे। तो 3 खुराकों में पहले दिन जो आपको बार बार भागना पड़ता था उसमें कंट्रोल हो जाएगा। अब आपका लीवर जो पचा नहीं रहा था सीधा जाके पेट में डाल के और गुदा के रास्ते बाहर निकाला था, वो उस पर ब्रेक लग जाएगी। और ये क्रिया आप लगातार 3 महीने करेंगे तो आपका लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा, तिल्ली सबकी ऐसे धुनाई हो जाएगी इससे जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखारते हैं, ऐसे निखर जाएगा और आपको सिगरेट से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु अब एक बात का ध्यान रखना, सिगरेट के रोगी के लिए हमेशा हल्के से हल्का खाना। खाने में गेहूँ आपके पास 1 किलो है तो चना इसमें 1.5 किलो डालना, बाजरा आधा किलो, आधा किलो, मोठ आधा किलो, चुलाई 250 ग्राम, सिंघाड़े आधा किलो। पहले इन सब चीज़ों को लाके धो के सुखा लें। सूखने के बाद इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून करके, 100 ग्राम तिल भून करके इसमें मिला दें। जब आप इसको मिला के इसका आटा बनाएंगे तो आटा आपने ऐसे रखना जैसे जब नदी के किनारे का रेता सरकता है, ज़्यादा बारीक नहीं करना और आटे को छानना नहीं है। अब जितनी आपको भूख है सिर्फ उतना ही आटा लेना, फालतू नहीं लेना। इस आटे को सख्त गूंद करके और खुले पानी में रख दें। इतने में आप चाहे सब्जी बनाएं चाहे दाल बनाएं, जब वो पक जाए उसके बाद इस आटे को पानी में से निकाल के दोबारा गूंदें। अब आटा जो आपका सख्त था बिल्कुल मुलायम हो गया। अब इसकी जब आप रोटी बनाएंगे तो रोटी जब आपकी तैयार होगी, पक गई, तो दाल सब्जी जो भी आपने बनाई उसको थाली में डालें और गरम गरम रोटी उसके अंदर डाल दें। अब ये रोटी उसके अंदर बिल्कुल गल जाए, जैसे सूप पीते से पीने के काबिल रहे, इसकी ग्राहियाँ नहीं लेनी। जब आप इस क्रिया से इस खाने को खाएंगे और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पिएंगे,
परंतु जो पानी आपने गर्म लेना हो 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए और ना 15 डिग्री से नीचे होना चाहिए। तो इसका नियम है कि आपने 2-4 घूंट जो आपने सूप बना रखा है रोटी का, इसके पिए, ऊपर से 2 घूंट पानी पी लिया, फिर 2-4 घूंट सूप के पिए, 2 घूंट पानी पी लिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटे का समय लगाएंगे और उसके बाद दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें और 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। 5 मिनट के बाद दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए आप सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड लेटें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड लेटें। फिर उसके बाद आप अपना जो भी कार्य करना करें। अब आपको जो कुछ खाना के साथ पानी पीने के बाद भागना पड़ता है वो भागना नहीं पड़ेगा, परंतु जब तक ये जो चूर्ण आपने बनाया है ये ख़त्म ना हो जाए तब तक आपने इसी नियम को अपनाना जो मैं आपको बता रहा हूँ। रात का खाना दिन अस्त होने से 1.5-2 घंटे पहले खा लें और दिन का खाना 10 बजे तक खाना है। रात का खाना खाने के बाद जब आप वज्रासन से उठे तो कम से कम आधा घंटा फिर आपको सैर करनी है, चाहे पार्क में करें, चाहे अपनी बालकनी में करें, चाहे मकान की छत पे करें, चाहे रोड पे करें। उसके बाद 1.5 घंटे तक आपको विश्राम करना, उसमें धार्मिक किताबें पढ़ें, धार्मिक सीरियल देखें, किसी अपने पराये से बात करें। ठीक 9 बजे आपको सोना पड़ेगा और सुबह 4 बजे उठ के आपका पेट एकदम ऐसे साफ होगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं। बाथरूम बाद में आएगा। उसके बाद दातन कूड़ा करके फिर आप आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है, तो आपको पूर्ण लाभ होगा। अब इस क्रिया को यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको अब जब तक आपके शरीर में सांस है आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चूर्ण आप ये बना के खाएंगे, इस चूर्ण से आपके पैर के तलुए से सिर के बाल तक की नस नाड़ियाँ ऐसे खुल गई हैं जैसे गंदी नाली में गर्म पानी में तेजाब डाल के नाली को साफ करते, उसमें कहीं भी कूड़ा कर रुकता नहीं है। ऐसे शरीर का जो खाया पिया पच करके एक प्रेशर से पूरा बाहर आएगा और आपके शरीर में दिन दोगुनी दाट से चौगुनी ताकत आएगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना, चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे ब्रेड है, बिस्कुट है, पराठा है, पूरी है, कचौरी है, बर्गर है, पिज़्ज़ा, इनसे बिल्कुल दूर रहना। सब्जियां जो खानी है नरम छिलके वाली, दालें जो खानी है छिलके के साथ, धुली हुई दाल और छिली हुई सब्जी कभी ज़िंदगी में नहीं खानी, नहीं तो आपको रोगों से जूझना ही पड़ेगा। मैं सुरेश कुमार, पीतमपुरा, दिल्ली निवासी। मुझे 10 साल से संग्रहणी की बीमारी है। मैं 10 साल से एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक हर तरह का इलाज कर चुका हूँ, हर तरह के हॉस्पिटल में जा चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे कहीं किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब ये मेरी मिसेज़ हैं, इन्होंने एक बार प्रोग्राम देख रही थी तो इन्होंने मुझे प्रोग्राम के बारे में बताया। मैंने देखा तो मुझे कुछ अपने अंदर रोशनी नज़र आई कि एक बार मैं यहाँ भी जाके देखूँ। अदरवाइज़ नहीं तो मैं 10 साल से इतना टूट चुका हूँ कि अब कहीं जाने का मन नहीं करता था। अब मैं बाबा जी के पास जिस दिन नाड़ी परीक्षण कराया उसके 2 दिन बाद ही मुझे अपनी संग्रहणी की बीमारी में हल्का सा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। 3-4 दिन के बाद तो मेरी संग्रहणी ऐसे
गायब हो गई कि मुझे खुद ही नहीं पता चला। और इतना संग्रहणी से जो मैं 10 साल से परेशान था, वो मेरी 4 दिन के अंदर अंदर बाबा जी की दवाई से बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं जो है जब संग्रहणी की बीमारी थी तो पूरी रात मैं सो नहीं पाता था। अब मैं आराम से सो जाता हूँ, सब काम कर लेता हूँ। इतना फ़र्क पड़ गया मुझे कि मैं बाबा जी की कृपा हुई मेरे पे, जो कि ये मेरा जीवन उन्होंने सुधार दिया। मेरा नाम चित्रा गुप्ता है। मैं तिमारपुर से आई हूँ। पिछले 1 साल से मुझे बैक डिस्क की प्रॉब्लम थी। मेरी सारी नसों में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता था और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैंने काफ़ी जगह इसका ट्रीटमेंट करवाया बट मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। अरबिन हॉस्पिटल में, संत परमानंद हॉस्पिटल में, मीना देवी, जितने प्राइवेट डॉक्टर्स मुझे रेफ़र किए मैंने सबको दिखाया लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं लिया था। 25 दिन की मैंने फिजियोथेरेपी भी मिली जिससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। सारे डॉक्टर्स को पता नहीं लग रही थी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। फिर मुझे MRI के थ्रू कंफर्म हुआ कि मुझे बैक डिस्क की, जो बैक में डिस्क होती है उसकी प्रॉब्लम है। कहीं से मुझे आराम नहीं आया। उसके बाद मेरे मामा जी मुझे यहाँ पे लेके आए। मैं पिछले 1.5 महीने से इनकी दवाइयाँ ले रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे को खाली पेट आना पड़ा था। इन्होंने मेरी नब्ज़ देखी और नब्ज़ देखते ही बता दिया था कि मुझे बैक में प्रॉब्लम है। और 1 साल होने की वजह से 1 साल पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल्स जो डॉक्टर मुझे देते थे वो लेने से मेरी वो प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैंने इन्हें दिखाया, इन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। उन दवाइयों से अभी तक मैं 80% ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, टोटली मैं बेड पे थी। मुझे नहाने में प्रॉब्लम थी, कहीं पे भी जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन अब ऐसी मेरे साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे पहले दिन में जब इनके यहाँ आई थी तो मैं बेल्ट लगा के आई थी कमर पे। जिस दिन जब इन्होंने मेरा सुबह मुझे नब्ज़ देखने के लिए बुलाया था, उसके बाद इन्होंने बोला कि आप दोपहर में आ जाएं, हम आपका एक्यूप्रेशर करेंगे। इन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर दिया है। उसके बाद बाबा जी ने बोल दिया था कि आप बेल्ट हटा दो। उस दिन से आज तक मैं बेल्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। इनका नाम है सुनीता जी, हरियाणा से, और इन्होंने सवाल भेजा है अपना। 2 महीने पहले पैर में कैंची से चोट लग गई थी, कैंची की वजह से, लेकिन इन्होंने टिटनेस का टीका नहीं लगवाया था। लेकिन बाद में ये चोट इस कदर ख़राब हो गई कि अब ये भरती नहीं है। और हालांकि इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि बहुत सारी दवाई खा ली लेकिन वो ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसको बोलते हैं हम सेप्टिक हो जाना। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथी में बिल्कुल नहीं है। आप इस सोच में ना रहें कि एलोपैथिक आपको इसको जख्म को ठीक कर देगा। और बढ़ते बढ़ते यदि ये जख्म बढ़ गया तो कल को आपको पैर को ऑपरेशन करा के कुटाना भी पड़ेगा। और यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आती है, जिस दिन आश्रम में आना उसी दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने के, दवाइयाँ पीने के, मालिश करने के तेल हैं। और जहाँ पे आपका जख्म है वहाँ पे एक पाउडर तेल में मिला के पट्टी की जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के अंदर अंदर ना तो वहाँ पे दर्द रहेगा और जख्म ऐसे भरना शुरू होगा जैसे ऊंची जगह से पानी आ रहा है और नीचे कोई गड्ढा है, उसके अंदर पानी के साथ मिट्टी आके वो गड्ढा भर जाता है और पानी निकल जाता है। ऐसे जख्म भर जाएगा। और इस जख्म भरने में 15 या 20 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। परंतु यहाँ आने का नियम है कि औरतों को कमीज सलवार पहन के आना, कहीं साड़ी बांध के आएगी या पैंट पहन के आएगी तो यहाँ पे नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। सलवार नाड़े वाली चाहिए, कहीं उसमें प्लास्टिक डाल रखे तो भी आपका रोग पूरा पकड़ा जाएगा, आपको दवाई नहीं दी जाएगी। मेरा जो आश्रम है इसमें नाड़ी परीक्षण से ही रोग पकड़ा जाता है। इसमें ना तो रोगी मुँह से बोलता है, ना कागज पत्र दिखाता है, ना उसके साथ वाला कोई बोलता है कि इसको तकलीफ़ है। क्योंकि
मैं नाड़िया वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिससे मैं उपचार करता हूँ। पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी जो भी नाड़ी परीक्षण में पाए जाते हैं वो दवाइयाँ दी जाती हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। हमारे इन कार्यक्रमों के आज के जो कार्यक्रम है इसमें बताई गई चीज़ें आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर बाद में देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल संस्कृति TV, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और फेसबुक के ज़रिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज संस्कृति TV, इस फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।